असिस्टेंट साथियों नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने इतिहास विषय को पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि सर आप कब इतिहास पढ़ाना चालू करेंगे। तो साथियों आपके स्नेह और प्यार ने मुझे वशीभूत कर दिया और मैंने इतिहास विषय को पढ़ाने का निश्चय लिया। अब आने वाले वीडियोज़ में हम भारतीय इतिहास और इतिहास दर्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। मेरे द्वारा आज ये पहला वीडियो बनाया गया है भारतीय इतिहास के प्राचीन खंड का, और कल से भारतीय इतिहास प्राचीन काल के साथ साथ हम इतिहास दर्शन के वीडियो भी बनाना चालू करेंगे और इतिहास को बहुत रोचक विषय बनाने का प्रयास करेंगे। निसंदेह साथियों यह प्रयास आपको अवश्य पसंद आएगा। तो अपने बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तीन प्रकार के होते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहले ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन पर निर्भर है। यदि पूछ ले प्रागैतिहासिक काल क्या है, वह काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन किए गए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यदि एक प्रश्न बन जाता है और ये प्राय यूपीपीसीएस और आईएएस में पूछा जाता है कि पाषाण काल को किस काल में रखा जाता है, पाषाण काल को किस काल में रखा जाता है, तो उत्तर क्या होना चाहिए सीधा आपका? प्राग ऐतिहासिक काल। अब बात करेंगे साथियों आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिस पर लिखित लिपि तो है, वह काल जिसकी लिखित लिपि तो है किंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि आग ऐतिहासिक काल वह है जिसकी लिपि तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, यदि और उसकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। तो इसमें कौन सी लिपि आ जाएगी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो किस काल में आती है? आग ऐतिहासिक काल में। यदि प्रश्न बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल खंड से संबंध रखती है? आग ऐतिहासिक काल। यानी कि उसकी लिपि तो है किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है और उसकी प्रमाणिकता उस लिपि की संदिग्ध है। अब साथियों बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर निर्भर होता है। ऐतिहासिक काल वह होता है जिसका इतिहास लिखित साक्ष्यों पर निर्भर होता है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। यदि प्रश्न पूछ ले भारत में ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है, तो उत्तर क्या होगा? ऐतिहासिक काल से भारत में ईसा पूर्व छठी शताब्दी से भारत में ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। अब पूछ ले एक प्रश्न बहुत शानदार है जो कि आईएएस और यूपी में आ चुका है कि स्तनपायी या स्तनधारी जानवर कब उत्पन्न हुए? स्तनपायी या स्तनधारी जानवर कब उत्पन्न हुए? तो कौन सा? सेनेजोइक काल में। सेनेजोइक काल में। सिंपल याद रखना आपको कि स्तनपायी या स्तनधारी कब उत्पन्न हुए? तो सेनेजोइक काल में उत्पन्न हुए।
काल को कालखंड को 7 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, 7 खंडों। सबसे पहले कौन सा क्या? प्लेयोसीन। फिर उसके बाद कई बार आ जाता है कि इस कालक्रम को क्रमवार लगाइए, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? प्लायोसीन। उसके बाद इयोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेटोस्टीन और लगभग 360 वर्ष पूर्व, लगभग 360 वर्ष पूर्व प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई। यदि प्रश्न बन जाए लगभग कितने वर्ष पूर्व प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई, तो उत्तर क्या होगा? 360 लाख वर्ष पूर्व। 360 लाख वर्ष पूर्व। होलोसीन समस्त लिखित साक्ष्य होलोसीन युग से संबंधित रखते हैं। यदि प्रश्न बन जाए कि समस्त लिखित साक्ष्य किस युग से संबंध रखते हैं, तो उत्तर क्या होगा? होलोसीन युग। समस्त लिखित साक्ष्य कौन से युग से संबंध रखते हैं दोस्तों? होलोसीन युग, मतलब होलोसीन। यदि प्रश्न बन जाए, यदि कोई प्रश्न आ जाए कि समस्त लिखित साक्ष्य जो इतिहास में मिलते हैं वो किस युग से प्रारंभ होते हैं? होलोसीन युग से। होमोनाइड का विकास प्राइमेट से हुआ। होमोनाइड का विकास प्राइमेट से हुआ। होमोनाइड से ही वानर का, होमोनाइड है ना, होमोनाइड, होमोनाइड में वानर भी शामिल है। होमोनाइड में वानर भी शामिल है। होमोनाइड का विकास प्राइमेट से हुआ। यदि पूछ ले होमोनाइड का विकास किससे हुआ? प्राइमेट से। किससे हुआ? यदि पूछ ले होमोनाइड का विकास किससे हुआ, मतलब होमिनाइड का विकास किससे हुआ? प्राइमेट से। और होमोनाइड में वानर भी शामिल थे। होमोनाइड का विकास लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। 56 लाख वर्ष पूर्व। यदि पूछ ले कि होमोनाइड का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? 56 लाख वर्ष पूर्व। यदि पूछ ले प्राइमेट का विकास, तो क्या उत्तर होगा? 360 लाख वर्ष पूर्व। देखो अब बात करेंगे होमोनाइड की विशेषताएं। ये पूछ लेता है होमोनाइडों की विशेषताएं, होमिनिडों की विशेषताएं। तो क्या हो जाएगा? ये सीधे खड़े होकर चलते थे तथा इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। पहला पॉइंट क्या होगा? यह सीधे खड़े होकर चलते थे और इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। दूसरा हो जाएगा ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे। अपने हाथों से औजार बना सकते थे। होमोनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ। यदि प्रश्न बन जाए कि होमोनिडो का उद्भव कहां हुआ, तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। कहां हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में इनका विकास हुआ। सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव के हैं। सबसे प्राचीन जीवाश्म, यदि प्रश्न पूछ ले, यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले, सबसे प्राचीन जीवाश्म किस मानव के हैं? किस जीवाश्म सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म
किसके हैं? तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के हैं। होमोनिड प्लायोसिन काल के हैं। जो होमोनिड है वो प्लायोसिन युग के हैं। होमोनिड है जो होमोनिड है वो प्लायोसिन युग के हैं। होमोनिड है वो प्लायोसिन युग के हैं। होमोनिडों से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति का विकास हुआ। मतलब होमोनिडों से ही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्रजाति के बाद होमो प्रजाति का विकास हुआ। आपको ये याद रखनी कि होमोनिडों से ही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का विकास हुआ और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति का विकास हुआ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे बनता है, पिथिकस का अर्थ क्या होता है? पिथिकस यदि पूछ ले एग्जामिनर, पिथिकस का अर्थ क्या होता है? वानर। वानर मतलब बंदर या वानर। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की खोज, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की खोज मैं एक चीज बताना भूल गया। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है, ऑस्ट्रल का अर्थ होता है ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिण। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिण। पिथिकस का अर्थ होता है वानर, मतलब दक्षिण का वानर। ऑस्ट्रेलियोपिथिका का अर्थ होता है दक्षिण का वानर। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का अर्थ क्या होता है, यानी कि दक्षिण का वानर, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की खोज 1959 में स्थित ओल्डुवाई गोर्ज नामक स्थान पर हुई। मतलब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की खोज तंजानिया कहां पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में पड़ता है, वहां स्थित ओल्डुवाई गोर्ज। गोर्ज मतलब क्या होता है? घाटी। गोर्ज घाटी, किसी नदी की घाटी होती है, किसी नदी की घाटी नामक स्थान पर हुई। होमो प्रजाति के विकास का क्रम, सबसे पहले होमो हैबिलस। होमो हैबिलस मतलब औजार बनाने वाले मानव। औजार बनाने वाले मानव, औजार बनाने वाले मानव। इन्हें औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछ ले प्रथम कारीगर मानव, सीधे सीधे देखो दोस्तों, ध्यान दो। यदि पूछ ले प्रथम औजार बनाने वाले मानव किन्हें कहा जाता है? होमो हैबिलियस को प्रथम औजार बनाने वाला मानव कहा जाता है। होमो हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया के ओमो और तंजानिया के ओल्डुवाई गोर्ज, जहां पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जीवाश्म भी मिले, वहां से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस आप साथियों बात कर लेते हैं होमो इरेक्टस की। होमो हैबिलिस की तो हमने बात कर ही ली है। होमो इरेक्टस, इन्हें पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस या इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस मानव को पिथेकेंथ्रोपस मानव या इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। मतलब जो होमो इरेक्टस है, इन्हें पिथेकेंथ्रोपस या इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। पिथेकेंथ्रोपस, पिथेकेंथ्रोपस का अर्थ है सीधा चलने वाला मानव। यदि कोई पूछ ले होमो इरेक्टस क्या है या पिथेकेंथ्रोपस क्या है, मतलब सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। अब एक प्रश्न बनता है कि पिथेकेंथ्रोपस मानव की खोज या उनके जीवाश्म की खोज सर्वप्रथम कहां से हुई? अफ्रीका से। सबसे पहले मानव का विकास भी
सबसे पहले मानव का विकास भी अफ्रीका महाद्वीप से ही आए। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका व एशिया दोनों महाद्वीप में पाए जाते हैं। यदि प्रश्न पूछ ले कोई कि किस मानव के जीवाश्म अफ्रीका व एशिया दोनों में पाए जाते हैं, ध्यान से सुनो, यदि एग्जामिनर यह प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा मानव के जीवाश्म है जो कि एशिया व अफ्रीका दोनों में पाए जाते हैं, तो उत्तर हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? उत्तर हमारा एक ही झटके में होना चाहिए, होमो इरेक्टस या पिथेकेंथ्रोपस मानव, जिसका अर्थ होता है सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। अब है कि बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, देखो आपको अच्छा भी लगेगा। अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी? अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अग्नि का प्रयोग करने वाली, अग्नि का प्रयोग करने वाली, यहां गलती नहीं करनी। जनरली क्या होता है कि हमें आता तो है किंतु एग्जाम में गड़बड़ा जाते हैं। होमो हैबिलियस सीधा याद रख लो, औजार बनाने वाला मानव। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। यदि वो होमो इरेक्टस न देके हमको दे दे पिथेकेंथ्रोपस, तो भी हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। होमो इरेक्टस मानव को पिथेकेंथ्रोपस भी बोला जाता है। एशिया में पाए जाने वाले जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। मतलब ये बोल रहा है मानव के जो जीवाश्म एशिया में मिले हैं ना, वो अफ्रीका की तुलना में बाद के हैं। मतलब अफ्रीका की तुलना में बाद के समय के हैं, बाद के समय के हैं। होमोसेपियंस मतलब प्राग चिंतनशील मानव, प्राग या चिंतनशील मानव। होमोसेपियंस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। मतलब होमोसेपियंस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, लैटिन भाषा में बुद्धिमान व्यक्ति के लिए होमोसेपियंस का प्रयोग किया जाता है। जब मानव बुद्धिमान हो गया या प्रथम मानव जो बुद्धिमान था उसे होमोसेपियंस भी कहा जाता है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल लीनियस द्वारा किया गया। यदि पूछ ले होमोसेपियंस के लिए सर्वप्रथम किस विद्वान ने होमोसेपियंस शब्दावली का प्रयोग किया, तो किसने किया? कार्ल लीनियस ने किया। होमोसेपियंस प्राग या चिंतनशील मानव, इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, होमो हाइडलबर्ग व निरंडरथल मानव। पहले हम बात करेंगे होमो हाइडलबर्ग की। होमो हाइडलबर्ग जर्मनी के हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा जाता है। मतलब होमो हाइडलबर्ग पूछ ले यदि होमो हाइडलबर्ग कहां से संबंधित है, यह जर्मनी के हाइडलबर्ग नामक स्थान से संबंधित है, इसलिए इसे होमो हाइडलबर्गेसिस भी कहा जाता है। होमो निरंडरथल जर्मनी की, यह भी जर्मनी संबंधित है। जर्मनी की निरंतर घाटी में पाए जाने के कारण का इनके जीवाश्मों को होमो निरंतर मानव भी कहा जाता है। हमको यह भी पता होना चाहिए कि इस मानव सर्वप्रथम संवादान की शुरुआत की थी। इस मानव ने सर्वप्रथम संवादान की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम संवादान इसी मानव ने सर्वप्रथम समाधान की शुरुआत की थी। इसी मानव ने सर्वप्रथम निएंडरथल मानव ने ही समाधान की शुरुआत की थी। यूरोपीय महाद्वीप में मिले
सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस के हैं। यदि एग्जामिनर हमसे एक सवाल पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप में मिले जीवाश्म किस प्राचीनतम जीवाश्म किस प्रजाति के हैं, तो उत्तर क्या होना चाहिए? होमो हाइडेलबर्गेसिस मानव के। निएंडरल प्रजाति, होमो हाइडेलबर्गेसिस वे निएंडरल प्रजाति के हैं। मतलब एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप में सबसे प्राचीन जीवाश्म किस प्रजाति के हैं, सबसे पहले आपको उत्तर होना चाहिए होमो हाइडेलबर्गेसिस। यदि ऑप्शन में दे रखा है, यदि ऑप्शन में होमो हाइडेलबर्गेसिस व निएंडरथल मानव दोनों दे रखे तो उत्तर क्या होगा? दोनों ही उत्तर होगा। दोनों ही होमो सेपियंस मानव की प्रजाति के ही हैं। होमो सेपियंस यह प्रजाति वर्तमान मानव प्रजाति है। मतलब यदि पूछ ले वर्तमान मानव प्रजाति किस मानव से संबंध रखती है, तो मतलब होमो सेपियंस ही वर्तमान मानव प्रजाति है, जो लगभग 30,000 साल पहले अस्तित्व में आई। लगभग 30,000 साल पहले, 30,000 साल पहले अस्तित्व में आई। इनकी दो मुख्य विशेषताएं परिलक्षित होती है। मतलब दो मुख्य विशेषताएं परिलक्षित होती है। एक तो उभरी हुई ठोडी का विकास, उभरी हुई ठोडी का विकास। मतलब ठोडी हमारी यह ठोडी, उभरी हुई ठोडी का विकास। होमो सेपियंस मानव की मुख्य विशेषता उभरी हुई ठोडी का विकास। वह खोपड़ी के पीछे का भाग, खोपड़ी के पीछे का भाग, जो हमारी खोपड़ी है इसके पीछे का भाग गोलाकार, खोपड़ी के पीछे, पश्चिम भाग मतलब पीछे का भाग गोलाकार, पीछे का भाग गोलाकार। गोलाकार संसार में सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने तथा उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केनिया से मिलता है। मतलब दुनिया में सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने और उनका प्रयोग करने का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? केनिया व इथोपिया। यदि पूछ ले कि किस महाद्वीप से, यदि पूछ ले किस महाद्वीप से, क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पत्थर के औजार ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव ने बनाए। ऐसा माना जाता है, माना जाता है मतलब प्रमाणिक नहीं है। मतलब ऐसा संशय है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव ने बनाए। यदि ऑप्शन में होमो हैबिलिस नहीं दिया हो तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस सही होगा। यदि होमो हैबिलिस दिया है तो उत्तर क्या होगा? होमो हैबिलिस। की सबसे पहले पाषाण के औजार किस प्रजाति ने बनाए? तो होमो हैबिलिस। यदि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस न हो तो। अब बात करेंगे पाषाण उपकरणों के क्रमिक, पाषाण उपकरणों के क्रमिक विकास के 7 चरण है। कितने चरण है? 7 चरण। पाषाण उपकरणों के विकास के कितने चरण है? 7 चरण। कितने? 7 स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओल्डो वन इसको मोड 1 भी कहा जाता है। ओल्डो वन इसको मोड 1 याद रख लो। ओल्डो वन यानी कि इसे मोड 1 कहा जाता है। यह होमो हैबिलिस से संबंधित संस्कृति है। होमो हैबिलिस से संबंधित संस्कृति है। इसकी खोज लीके ने 1930 के दशक में की। लुई लीके। देखो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही आसान है। देखो ओल्डो वन यानी कि मोड प्रथम कहा जाता है, मोड 1। यह होमो हैबिलिस से संबंधित संस्कृति है। इसकी खोज लुई लीके ने 1930 के दशक में की। बिल्कुल सिंपल है, याद करो, थोड़ा प्रयास करोगे तो आप सीख जाओगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अभ्यास प्रारंभ कर देना है।
अब बात करेंगे एबी वैली। यूरोप की सबसे पुरानी पासार औजार संस्कृति यूरोप तक ही सीमित रही। जो एबी वैली थी, एबी वैली एशुली नहीं है, एबी वैली एशुली और एबी वैली में अंतर है। जनरली क्या होता है, लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एबी वैली और एशुली दोनों अलग अलग है। एबी वैली जो पत्थर पाषाण औजार की संस्कृति है वह यूरोप तक ही सीमित रही, यूरोप तक ही सीमित रही, यूरोप तक ही सीमित रही। इसके जो हस्तकुठार थे वे लंबे चौड़े थे, लंबे चौड़े। अब पूछ ले इनके एबी वैली संस्कृति के औजारों की विशेषता क्या थी। यह कुठार लंबे चौड़े, भारी भरकम व बेडोल होते थे। मतलब यह हस्तकुठार लंबे चौड़े, भारी भरकम और बेडोल होते थे। देखो बिल्कुल मैंने शॉर्ट बना दिया। यह हस्तकुठार लंबे चौड़े, भारी भरकम व बेडोल होते थे। अब बात करेंगे एशुली, एशुली या एशयुली। इन्हें मोड 2 भी कहा जाता है। ओल्डोवान को कहा जाता है मोड 1। देखो याद रखना है, ओल्डोवान को क्या कहा जाता है, मोड 1। और एशुली को क्या कहा जाता है, मोड 2। इसका नामांकन फ्रांस के सेंट एशुल सेंट एशुल से प्राप्त औजारों के आधार पर एशुली रखा गया। मतलब फ्रांस के सेंट एशुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम एशुली रखा गया है। एशुली पाषाण औजार संस्कृति होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है। एशुली पाषाण औजार संस्कृति, एशुली पाषाण औजार संस्कृति किस मानव से संबंधित है। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि यदि एग्जामिनर पूछ ले एशुली पाषाण औजार संस्कृति, एशुली पाषाण औजार संस्कृति किस मानव से संबंधित है, तो क्या होगा, होमो इरेक्टस। इसे पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार का हस्तकुठार था। अंडाकार इसकी मुख्य विशेषता एशुली की, अंडाकार वह नाशपाती के आकार का हस्तकुठार। यह पाषाण उपकरण निम्न पूरा पाषाण का है। यदि पूछ ले एशुली किस समय का औजार है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। एशुली किस समय का पूरा पाषाण उपकरण है, तो क्या होगा, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। देखो आजकल एग्जामिनर बहुत घुमा के प्रश्न पूछते हैं। वो आपसे पूछ ले कि एशुली जो पूरा पाषाण उपकरण है वह किस काल का है, तो उत्तर क्या होना चाहिए, निम्न पूरा पाषाण काल। यह हस्तकुठार काफी छोटे व सुडौल होते थे। यह हस्तकुठार काफी छोटे व सुडौल यानी कि मजबूत होते थे, सुडौल। अब विशेष भारत में एशुलियन संस्कृति उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए, अतिरमपक्कम से। ये कहां पड़ता है, यह तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसलिए भारत में एशुलियन संस्कृति के उपकरणों को मद्रास संस्कृति कहा जाता है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि भारत में एशुलियन उपकरणों की संस्कृति को क्या कहा जाता है, मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं
क्लेक्टोनियन, यह औजार होमो हाइडेलबर्गेसिस मानव से संबंधित है। हमने बात की थी होमो हाइडेलबर्गेसिस मानव जर्मनी से संबंध रखते हैं, ठीक है। क्लेक्टोनियन नामक, क्लेक्टोनियन क्लेक्टोनियन नामक औजार कौन से मानव यूज करते थे? होमो हाइडेलबर्गेसिस नामक मानव इसका उपयोग करते थे। क्लेक्टोनियन, लवोल वाई, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कई बार आप बड़े आईएएस के एग्जाम या फिर किसी अन्य पीसीएस एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। लवोल लवाई, यह पेरिस के समीप स्थित एक स्थान है। लवोल लवाई पत्थरों से सल्क उतारने की एक विधि है। पत्थरों से, अब पूछ ले लवोल लवाई क्या है, यदि वो एग्जाम में पूछ ले, कई बार 3-4 कारण दे दे और पूछ ले उनमें से एक ही, लवोल लवाई क्या है? पत्थरों से सल्क उतारने की विधि। यह पाषाण उपकरण अति पक्कम और नेवासा से मिलते हैं। मतलब नेवासा कहां पड़ता है? नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है और अतिरंकम तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। पूछ ले कि भारत में लवोल लवाई जो पाषाण उपकरण है, लवोल वाई नामक पाषाण उपकरण कहां से मिलते हैं? सीधा कहां से मिलते हैं? नेवासा महाराष्ट्र से और अतिरंपक्कम तमिलनाडु से। माइकोक्यूनियन, यह पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के ला माइको से हुई। फ्रांस के ला माइको से हुई। माइकोक्यूनियन नामक उपकरण का नाम ला माइको नामक स्थान फ्रांस के आधार पर पड़ा। यह पाषाण औजार संस्कृति की खोज ओटो होसर ने की। इस पाषाण औजार, पूछ ले माइकोक्यूनियन नामक पाषाण औजार संस्कृति की खोज किसने की? तो ओटो होसर ने की। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो साथियों सीख जाओगे। सफलता सदैव कुर्बानी मांगती है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, निसंदेह आप सीख जाओगे, विश्वास रखें। मोस्तारी, यह निरंडल मानव के पाषाण औजार की संस्कृति है। यदि पूछ ले मोस्तारी यह किस मानव की पाषाण औजार संस्कृति, तो क्या होगा? थल मानव। इसका समय मध्य पूरा पाषाण काल का है। यदि पूछ ले मोस्तारी पाषाण संस्कृति का समय कब का है, तो मध्य पूरा पाषाण काल का। विद्वान सीजी थॉमसन ने कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 में मानव इतिहास का त्रिकाल 3A सिस्टम में बांटा। मतलब जो सीजे थॉमसन थे उन्होंने 1836 में मानव के इतिहास को त्रिकाल ए सिस्टम में बांटा। जो सीजे थॉमसन ने सीजे थॉमसन के अनुसार मानव का त्रिकाल वर्णन विभाजन, सीजे थॉमसन के अनुसार सबसे पहले पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। यदि पूछ ले मानव के विकास का त्रिकाल सिद्धांत किसने दिया? घुमा के पूछ ले, मानव के विकास का त्रिकाल सिद्धांत किसने दिया, तो क्या होगा? सीजे थॉमसन। यदि यह पूछ ले कि थ्री एज सिस्टम, घुमा के पूछ ले, थ्री एज सिस्टम सिद्धांत किसने दिया?
थ्री एज सिस्टम सिद्धांत किसने दिया? समझना है, एग्जामिनर आजकल घुमा देता है। थ्री एज सिस्टम किसने दिया? सीजे थॉमसन ने। 1865 में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन किया है। मतलब जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन किया है। पुरा पाषाण एवं नव पाषाण काल में, मतलब पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में। यदि पूछ ले कि जॉन लुबाक ने पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया है, तो दो भागों में किया है, दो भागों में किया है, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल। पूरा पाषाण व नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया। पूरा पाषाण व नवपाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, यदि पूछ ले पूरा पाषाण, कंफ्यूज नहीं होना, पूरा पाषाण जॉन लुबाक, यदि नवपाषाण तो भी जॉन लुबाक। पाषाण काल तक का विभाजन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में किया उन्होंने। 1861 में कॉमसन और ब्रैडवुड ने, 1861 में कॉमसन और ब्रैडवुड ने नव पाषाण काल, में कॉमसन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को तीन भागों में बांटा। 1861 में कॉमसन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को तीन भागों में बांटा। पहला कौन सा था? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। देखो जो आज हम पढ़ते हैं ना, ये फिर तीन कैटेगरी में, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। देखो पुरा पाषाण काल कितने भागों में बट गया? तीन भागों में बट गया। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मध्यपुरा, मध्यपुरा पाषाण काल और अंतिम उच्च पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये बागोर वगैरह जो संस्कृति है, बागोर है, आदमगढ़ है, ये सब मध्य पाषाण काल की है। मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में मतलब अन्न संग्रह के लिए मर्द भांड बने, मर्द भांड बने, कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, के चाक का आविष्कार, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात है, याद रखनी है आपको, मनुष्य की उत्पत्ति के विषय से संबंधित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन द स्पीसीज, ऑरिजिन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नवंबर 1859 में प्रकाशित हुई। मानव के विकास से संबंधित एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नवंबर 1859 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात मानव के विकास की प्रक्रिया में एक नया सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। इस पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि मानव वही मानव विजित होगा जो जिसकी प्रजाति सर्वश्रेष्ठ होगी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का सिद्धांत दिया, जिसकी प्रजाति सर्वश्रेष्ठ होगी वही विजित होगी। इस प्रकार साथियों आशा करता हूं कि आपको पूरा पाषाण काल को समझने में आसानी हुई होगी और आने वाले वक्त में मैं विश्वास दिलाता हूं कल या परसों से मेरे इतिहास दर्शन के वीडियो भी आने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छी तरीके से कार्य करूं। साथियों वंदे मातरम, जय हिंद।
साथियों नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। सेट की परीक्षा, नेट की परीक्षा व आने वाली स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2023 में आएगी और एक बड़ी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो भर्ती आएगी उसको बहुत ही आसान बनाना है, विशेषकर इतिहास विषय में। आज पहली बार मैं जो अभ्यर्थियों की एक लंबी समय से मांग थी कि सर एक वीडियो लेके आइए जिससे हमें इतिहास को समझने में आसानी हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक मिनट सर, डिस्टर्ब होता है सर, बोलते हैं 1 मिनट। ये वापस पूरा शुरू से कर दे। हाँ शुरू से कर दे।